कॉमर्स क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड बाय बीएस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो आज एक मैं टॉपिक लिया हूँ, इसमें समझने वाले हैं क्या कि एसेट्स, आखिर ये एसेट्स होता क्या है, जिसको संपत्तियाँ कहते हैं हिंदी में, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको अभी बहुत बढ़िया तरह से समझना है। तो एक परिभाषा मैं लिया हूँ, परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि आखिर संपत्ति किसको कहते हैं। तो संपत्तियों से आशय उद्यम के आर्थिक स्रोत से है, ठीक है। जो भी कंपनियां होती है, जो भी फैक्ट्रीज होते हैं, उसके लिए संपत्ति जो है वो क्या है, एक आर्थिक स्रोत है। आर्थिक स्रोत कहने का मतलब क्या है कि उससे हम पैसे अर्निंग कर सकते हैं, जिसका मूल्य होता है, कहने का मतलब जिसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। जिनका उपयोग व्यापार के संचालन वह आय अर्जन के लिए किया जाता है, और जिसका प्रयोग जो है व्यापार का हम ठीक प्रकार से संचालन कर सके, उससे इनकम जनरेट कर सके, इसके लिए किया जाता है। संपत्तियां वे स्रोत है जो भविष्य में लाभ पहुंचाती है, ठीक है। और संपत्ति जो है, एसेट्स जो है, ऐसा है जो आने वाले समय में, भविष्य में उससे हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं तो क्या है, एक मशीन। अगर कोई भी कंपनी के पास, कोई उद्योग के पास अगर मशीन है तो उसका वो क्या है, संपत्ति है। आने वाले समय में उसको वो बेच भी सकता है। उसके बाद है लैंड। लैंड कहने का मतलब भूमि, जमीन, बिल्डिंग, कैश, ईटीसी, ठीक है। तो इस तरह से मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, ये सभी क्या है, उसके लिए संपत्ति है, ठीक है। अब जिसको हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट बनता है उस कंपनी का, तो उसके एसेट्स साइड में उसको दिखलाया जाता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा मोटा मोटी कि आखिर संपत्ति किसको कहा जाता है, उसको हम बैलेंस शीट में किधर दिखलाते हैं, और उद्योग के लिए वो कितना प्रॉफिटेबल है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये एसेट्स जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नॉन करेंट एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स। अब ये नॉन करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, तो उसे हम दूसरे भाषा में अगर कहना चाहे तो फिक्स एसेट्स कह सकते हैं, कह सकते नहीं है, फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिक्स एसेट्स में भी दो प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होता है और एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो इसको मैं अपनी भाषा में बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं इसको समझा देता हूँ कि आखिर ये टेंजिबल एसेट्स क्या होता है और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। इसको हिंदी में बात करेंगे तो मूर्त संपत्ति कहा जाता है, मूर्त संपत्ति इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अमूर्त संपत्ति, ठीक है, अमूर्त संपत्ति। अब ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है, मूर्त संपत्ति यानी कि टेंजिबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स किसको कहा जाता है, अमूर्त संपत्ति, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। अब ये दोनों में किस प्रकार के संपत्ति को हम रख सकते हैं, तो ये मूर्त संपत्ति जो है टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मशीनरी जाएगा, लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, ठीक है। और अमूर्त संपत्ति में क्या क्या आता है, तो अमूर्त संपत्ति में आता है गुडविल। गुडविल एक ऐसा संपत्ति है कोई भी व्यवसाय के लिए, ना तो उसे हम देख सकते हैं ना तो उसे हम छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। अब ये गुडविल कब आता है, तो गुडविल है क्या चीज, जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कोई एक व्यवसायी है जिसका मार्केट में एक बहुत अच्छा पहचान बना हुआ है, उसका नाम ही काफी है उसका व्यवसाय के लिए, इसका मतलब कि उसका गुडविल अच्छा है। जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत एक तो गुडविल हुआ, पैटेंट्स हुआ, कॉपीराइट हुआ, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को भी हम कह सकते हैं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन जिसने उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया होगा और उसका प्रयोग जो कोई भी करेगा उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नॉन करेंट एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो करेंट एसेट्स है। अब करेंट एसेट्स किसको कहते हैं, तो अस्थाई संपत्ति। अब ये अस्थाई संपत्ति क्या होता है, यहां मैं हिंदी में लिख देता हूं, अस्थाई संपत्ति,
ठीक है। तो अस्थायी संपत्ति वैसा संपत्ति होता है जिसका प्रयोग जो है हमको 12 महीने के अंदर में कर लेना है, या तो हम उसको बिक्री भी कर सकते हैं, पुनः बिक्री भी कर सकते हैं, या तो 12 महीने के अंदर में उसका हम कैश में चेंज भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स कहेंगे। अब इसी में क्या आता है, लिक्विड एसेट्स। करेंट एसेट्स में ही एक आता है लिक्विड एसेट्स। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या है, तो लिक्विड एसेट्स में दो चीजों को शामिल नहीं किया गया है, एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा खर्च जिसको हम पहले ही भुगतान कर दिए हैं। जैसे एकदम सिंपल सा साधारण सी भाषा में अगर बात करें, अभी के दौर में हर कोई मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, मोबाइल फोन का, उसमें जो हम रिचार्ज कराते हैं 1 महीने का 2 महीने का अपना सुविधा अनुसार, तो उसमें हम करते क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं, हम पहले ही खर्च कर देते हैं, तब उसका हम सेवा ले पाते हैं। तो लिक्विड एसेट्स, ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स में दो चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। अब लिक्विड एसेट्स किसको कहते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। तो लिक्विड एसेट्स ऐसा संपत्ति होता है, ऐसा एसेट्स है वो जिसको हम तुरंत कैश कर सकते हैं, तुरंत इन कैश में हम चेंज कर सकते हैं, जिसको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। अब लिक्विड एसेट्स में दो एसेट्स को शामिल नहीं किया जा सकता है, एक तो है कि स्टॉक, ठीक है, और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज ऐसा एक्सपेंसेज है जिसको हम पहले ही खर्च कर देते हैं, उसको कभी भी लिक्विड एसेट्स के अंतर्गत उसको हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स को पहले क्या करेंगे कि करेंट एसेट्स में से हम घटा देंगे किसको, स्टॉक को प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज को। ये दोनों को जब हम घटा देते हैं उसके बाद जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स। तो अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख क्या सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स बराबर करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज, ठीक है। तो इस तरह से लिक्विड एसेट्स का हम फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं। एसेट्स के बारे में, संपत्ति के बारे में देख रहे थे, तो उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अब लायबिलिटीज के बारे में। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि लायबिलिटीज होता क्या है, और कॉमर्स के लिए तो एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसका एक बार परिभाषा देखते हैं। लायबिलिटीज कहते किसको है, तो वैसा धन, ठीक है, वैसा संपत्ति जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरे को देना है, अपने पास रखना नहीं है, दूसरे को देना है, उसे ही क्या कहते हैं, दायित्व कहा जाता है, ठीक है। जैसे उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, क्रेडिटर्स, अगर कोई लेनदार हो, बिल्स पेबल है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस तरह से जितने भी प्रकार के दायित्व हैं सभी को हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे। और इस प्रकार का जो दायित्व है वो एक देयताएं हैं, यानी कि उसको देना है, और कब देना है, तो उसका भुगतान भविष्य में करना ही पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी लायबिलिटीज है, जो दायित्व है, वो कैसा है, तो वित्तीय देनदारियां हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्वामी है, स्वामी का कोई कोष उसमें शामिल होने वाला नहीं है। अब यहाँ एक फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं कि आखिर लायबिलिटीज होता क्या है। तो लायबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी कि जो भी संपत्ति है उसमें से अगर पूंजी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, लायबिलिटीज बचेगा, वही हमारा दायित्व बचेगा। समझ में आ गया बात। अब लायबिलिटीज को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। एसेट्स भी दो भाग में बटा हुआ था, करेंट एसेट्स और एक था नॉन करेंट एसेट्स। उसी प्रकार से हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज दो प्रकार का इसमें भी है। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं उसको समझेंगे। तो जो लंबी अवधि के बाद में भुगतान होता है, तुरंत उसका भुगतान करना नहीं है, जो एक लंबे टाइम के बाद में पेमेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, डिबेंचर है और लोन है, लेकिन कैसा लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए, उसे हम नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रख सकते हैं। अब करेंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं, तो वो अल्प अवधि, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि वैसा दायित्व जो अल्प अवधि के लिए हो, जिसको हमको साल भर के अंदर में भुगतान कर देना पड़ता है, उसे करेंट लायबिलिटीज कहते हैं।
अब क्या क्या आ सकता है, तो एक तो है कि बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी दायित्व होते हैं उनको हम दो भागों में बांट देते हैं। तो एसेट्स के साथ साथ जो हमारा लायबिलिटीज़ है ये टॉपिक भी हम लोग आज देखें, और आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगला कक्षा में अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। और एक चीज़ कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो हमारा कॉमर्स 11th और 12th का जितने भी टॉपिक्स हैं सभी अपलोड किए जाएंगे ताकि आप लोगों को स्टडी करने में काफ़ी सुविधा होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।